हेलो दोस्तों, आज हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे घटना चक्र का, जो है पर्यावरण सुरक्षा। जहां एक ओर प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। प्रदूषण जो है वो पर्यावरण के लिए संकट है, और जो धारणीय विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जिसका हमने कल के लेक्चर में डिस्कशन किया था, वो पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक पहलू है। ठीक है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। अगर हम लोग कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पर्यावरण को अच्छा करेगा, तो सकारात्मक हो गया। वातानुकूलन मतलब जो हम घर में एसी वगैरह यूज करते हैं गर्मियों के मौसम में, वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो वो उसका नकारात्मक पहलू है। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं गरीबी का, क्योंकि आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक बात, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष मीन्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक बात, आगे देखते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। ये प्राकृतिक भी हो सकता है जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, और वो मानव जनित भी हो सकता है। जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर जाती हैं। तो अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है कि अपक्षय की प्रक्रिया में जो चट्टानें हैं वो टूट फूट होती है उनमें, और वो विघटित हो जाती हैं और वियोजन द्वारा ढीली पड़के अपने ही स्थान पे बिखर जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंध रखते हैं। धारणीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा, इस पे आधारित अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। सही है। जो पर्यावरणीय गुण है उनका पूर्ण रूप से निम्नीकरण का मतलब है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ये भी सही है। मानवीय भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है, हमने अभी पढ़ा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। करेक्ट है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। अभी हमने पढ़ा अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, जिससे चट्टानें विघटित होकर अपने ही स्थान पर फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास का है, ये सबसे अच्छी युक्ति है पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए, हमने पढ़ा। गरीबी कम करना, गरीबी कम करना जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। सी क्या कह रहा है? वातानुकूलन। वातानुकूलन हमें पता है कि ये नकारात्मक प्रभाव डालता है पर्यावरण सुरक्षा पे, अभी हमने इसको डिस्कस किया था। कागज के थैलों का प्रयोग, ये हमने बताया कि पर्यावरणीय सुरक्षा पर सकारात्मक
प्रभाव डालता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। ठीक है, वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा से नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, राइट, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है धारणीय विकास। धारणीय विकास मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये हमने कल भी बताया था। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, एसडीजी बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो धारणीय विकास के लक्ष्य बनाए गए हैं उन्हें हमें कब तक प्राप्त करना है? वर्ष 2030 तक, 2030 तक प्राप्त करना है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। तो Rio+20 कब होगा? 2012 में। तो इनको सबसे पहले जो प्रस्तावित किया गया था वो 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि कौन कौन से धारणीय विकास लक्ष्य हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से? ध्यातव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? इनका नंबर भी याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी नंबर भी आ जाता है। पिछले बारी यूपीपीसीएस में नंबर पूछा गया था। देखो, पहला है गरीबी की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति। सेकंड है भुखमरी से मुक्ति। तीसरा, लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। चौथा है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांचवा, लैंगिक समानता। छठा, जल एवं स्वच्छता। सातवां क्या है? किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। आठवां, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। नवा क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां है असमानता में कमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां एसडीजी, असमानताओं में कमी। 11 है संवाहनी शहरी और सामुदायिक कार्यक्रम, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। 12वां है। 13वां है जलवायु कार्रवाई। 14th है जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन। 15वां है थलीय जीवों की सुरक्षा। 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा और 15वां है थलीय जीवों की सुरक्षा। 16 है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं और 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। लक्ष्यों के लिए भागीदारी, ठीक है। एसडीजी 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करता है। जो एसडीजी 3 है, लोगों के स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, तो ये सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर लागू होता है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने प्रपोज किए हैं, किसने निर्धारित किए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धारित किए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स का निर्माण किया गया है, जिसके आधारित पर रैंकिंग की जाती है देशों की, और उससे पता चलता है कौन सा देश कितनी पास है एसडीजी गोल्स को पाने में, उनको अचीव करने में, ठीक है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश,
आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ष 2021 में भारत में वर्ष 2021 में इस सूची में भारत का 120वां स्थान है। तो वर्ष 2021 में एसडीजी गोल इंडेक्स में टोटल 163 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था 163 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि भारत का 120वां स्थान है। अभी 2022 का लिस्ट जो है वो आई नहीं है, और 2021 में भारत का 120वां स्थान है। पहला स्थान है फिनलैंड का, दूसरा स्थान है स्वीडन का, तीसरा है डेनमार्क का। टॉप 3 याद होना चाहिए और भारत का स्थान पता होना चाहिए। अधिकतर जो नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं वही टॉप में आते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, उसके बाद 4th नंबर पे आता है जर्मनी, फिर बेल्जियम, फिर और बहुत सारे देश हैं। ठीक है, और एसडीजी गोल इंडेक्स में भारत जो है वो 120वें नंबर में है, और टोटल 163 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 163 कंट्रियों ने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। और एसडीजी इंडेक्स को लाता कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। ठीक है, धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी एक पहलू है धारणीय विकास का। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सतत विकास का वर्ष किसे घोषित किया था यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो वर्ष 2003 को घोषित किया था। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। अर्थात धारणीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो हमारी पर्यावरण है उसको बिना भंग किए हुए, उसको बिना इफेक्ट किए हुए हम इस तरीके से भूमि का प्रयोग करें कि उसकी जो गुणवत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर करती है। भारत का मुख्य व्यवसाय ही कृषि है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया। ठीक है, ये उर्वरक जो होते हैं वो ओवरऑल तो हमारी मिट्टी के लिए, हमारी भूमि के लिए हानिकारक ही होते हैं ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उनकी उर्वरता की को व्यापक क्षति पहुंची। उस समय तो अच्छा आपको मिल जाएगी, आपकी जो उपज है वो बढ़ जाएगी, लेकिन बाद के लिए तो वो नुकसानदायक ही होता है, हमारे पर्यावरण के लिए भी, हमारे जमीन के लिए भी, मतलब भूमि के लिए भी, मृदा के लिए भी। परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। आजकल इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी अनाज उगाते हैं उसका प्रयोग करने लगे हैं लोग। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद या बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। वहां पे जो केमिकल खाद होती है उनके स्थान पर बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। टिकाऊ कृषि मीन्स वही सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना अर्थात नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का ही एक भाग है। जो टिकाऊ कृषि है ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज का ही एक भाग है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि वर्ष 2014-15 से चल रहा है। जलवायु परिवर्तन का कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है कि मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती हैं जलवायु परिवर्तन से। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायिकों की एक संस्था है। क्लब ऑफ रोम जो है
एक संस्था है जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अर्थविद हैं, सिविल सेवक हैं और व्यवसायी हैं, जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्लब ऑफ रोम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है और उससे पर्यावरण को जो इफेक्ट पहुंचता है। हाँ, तो ये जो क्लब ऑफ रोम है संस्था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी चुनौतियां प्रकट होती हैं, जो भी मानवता के समक्ष वैश्विक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, उनके समाधान हेतु सुझाव देती है। ये संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। ठीक है, क्लब ऑफ रोम के बारे में भी पता चल गया कि ये हमें जलवायु परिवर्तन से होने वाली जो भी चुनौतियां होती हैं उनका समाधान देती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। ठीक है, जैसे जो यूएनओ एसडीजी गोल इंडेक्स लाता है तो वो पूरे विश्व के लिए होता है, उसी तरीके से नीति आयोग भारत में एसडीजी इंडिया इंडेक्स लेकर के आता है, जो कि 2020-21 से ही स्टार्ट किया गया है। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसका स्कोर 75 है। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु है जिसका स्कोर 74 है। फिर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 72 है इनका स्कोर। फिर सिक्किम है 71 तथा अन्य भी राज्य हैं। ठीक है, निम्न स्थान में जो राज्य है वो है बिहार जिसका 52 स्कोर है, और बिहार के ऊपर है झारखंड 56 स्कोर है, असम है 57, अरुणाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसका स्कोर है 60। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। तो ये तो गलत है, हमने अभी बताया कि धारणीय विकास को 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन जो हुआ था उसमें प्रस्तावित किया था। तो 1972 में नहीं बल्कि 2012 में प्रस्तावित किया गया था इसे, रियो प्लस 20 सम्मेलन में। दूसरा क्या कह रहा है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो ये पॉइंट सही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक बात, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा जो 2017 का। 2017 में भारत का 116वां स्थान था, लेकिन अभी करंट में क्वेश्चन आएगा तो 2021 में जो स्थान है वो 120वां स्थान है भारत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? कौन सा राज्य शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो हमने देखा था कि हिमाचल भी था, आंध्रा भी था, तमिलनाडु भी था, लेकिन गुजरात नहीं था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये आप जब एग्जाम देंगे उस ईयर में क्या डेटा आया है तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है,
नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो उस समय केरला प्रथम स्थान पे था और 2021 में भी केरला ही प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 2021 में भी केरला ही प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे हिमाचल तथा तमिलनाडु, तृतीय स्थान पे आंध्रा, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, है ना, और तृतीय स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे सिक्किम और फिर महाराष्ट्र है। तो ये जिस साल आप एग्जाम देंगे उस साल आपको अपडेटेड डेटा जो है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? तो अभी हमने पढ़ा कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसकी गुणवत्ता पर कोई प्रभाव ना पड़े। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम रियो समिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।